बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं सभी स्वागत करती हूँ आपका प्लूटस आईएएस में हिस्ट्री ऑप्शनल से जुड़े हुए कुछ तथ्यों को लेकर के। और हिस्ट्री ऑप्शनल की अगर हम लोग बात करें तो आज ये हमारे सीरीज का 17वां लेक्चर है और इसमें हम लोग अल्ब्रुनी का विवरण पढ़ेंगे। यानी विवरण इन द सेंस कि अल्ब्रुनी ने जब भारत आया तो उसने किन किन चीज़ों के विषय में लिखा अपनी यात्रा वृत्तांत में, और उसकी किताब का क्या नाम था, उसके किताब में भारत के किन चीज़ों की जानकारी है, या खुद अल्ब्रुनी जो है वो किस भाषा का विशेषज्ञ था, किस तरह की ग्रंथ लिखा उसने। तो इन सब चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे होंगे बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो इसमें है कि अल्ब्रुनी की जो पुस्तक है, जो किताब है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है किताबुल हिंद। ठीक है, इस किताबुल हिंद को क्या बोलते हैं? इसको भारत का दर्पण बोलते हैं। ठीक है, दर्पण बोलते हैं। क्यों कहते हैं भारत का दर्पण इसको? क्या रीजन है इसको भारत के दर्पण कहने का? इसके पीछे रीजन ये है कि इसने भारत की सभी चीजों पे चर्चा किया। उस समय के खान पान, रहन सहन, त्योहार, प्राकृतिक, यानी ये आप कह सकते हैं कि सभी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी कारकों पे चर्चा किया है उसने। एक खाद्यान्न की अगर हम लोग बात करें तो अल्ब्रुनी लिखता है बहुत सारे, और विभिन्न निर्जातीय समूह यानी नस्ल, इन सब चीजों पे भी लिखता है अल्ब्रुनी। तो अगर हम लोग बात करें कि अल्ब्रुनी के विवरण को लेकर के, कि एक बार का जिक्र उसने अपनी किताब में लिखा हुआ है कि भारत के लोग खाद्यान्न को बहुत अच्छे से जानते थे, खाना पीना उनका बहुत अच्छा था। बोलते हैं कि मेहमान नवाजी भारत में बहुत अच्छी थी। और कैसे? जब कोई बाहर से आता था और फिर वापस जाने लगता था, या कोई सफर पे कहीं जाता था, तो वो बोला है कि एक आटे की गोली होती थी जिसमें कुछ सत्तू नुमा, कुछ गुरगुरा सा भरा होता, सत्तू नहीं लिखा, गुरगुरा सा येलो रंग का भरा होता, पीला द्रव्य पदार्थ जो भी, और उसको लोग देते थे, वो अपने सफर में उसको खाता था। और उसके अलावा लोग चीनी और पानी का घोल देते थे, और साथ में नींबू देते थे जिसको खट्टा मीठा स्वाद होता था पीने से, और गले तरोताजा होते थे, खासकर रेगिस्तानी एरिया में। यानी वो शरबत का उल्लेख करता है। वो लिखता है कि भारत में दक्षिणी हिस्से में, दक्षिणी का मतलब जो अपना साउथ वाला जो भारत है ये वाला, बोलता है इस हिस्से में एक फल होता था जो बिल्कुल ऊपर से सख्त और अंदर से नरम होता था, सफेद रंग की उसकी प्रवृत्ति थी। तो अगर इस तरह का था तो वो बोलते हैं कि भारत के लोग भी ऐसे ही थे इस फल की तरह। यानी वो किसका उल्लेख करता है? नारियल का। नारियल होता है ना, ऊपर से सख्त होता है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट होता है। वो पान का उल्लेख किया हुआ अपने। यानी भारत की हर छोटी छोटी चीजों पे, एनवायरमेंट पे, कैसा एनवायरमेंट था वहाँ का, किस फसल के लिए ज्यादा अच्छा था। तो अल्ब्रुनी की किताब इसीलिए भारत का दर्पण कहा जाता है, क्योंकि उसमें हर छोटी बड़ी चीजों का उल्लेख किया गया है। उसका मूल नाम क्या था अल्ब्रुनी का? उसका मूल नाम अबू अहमद रेहान था। कहाँ का रहने वाला था वो ख्वारिज़्म यानी उज़्बेकिस्तान का रहने वाला था। और यहाँ पे 13 साल की उम्र से वो वहाँ के राजा के दरबार में ज्योतिष का काम करता था, ज्योतिषी के कार्य देखता था। ठीक है, तो ये फिर 1017-18 में गजनवी का आक्रमण हुआ। कौन? महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ। कहाँ पे? ख्वारिज़्म के क्षेत्र पे। और जब आक्रमण होगा तो उसी आक्रमण के क्रम में ये जो है इसको लेके अपने साथ आ जाएगा। कहाँ? गजनी के क्षेत्र में। गजनी का एक क्षेत्र हुआ करता था, है ना, तो उस क्षेत्र में आ जाएगा इसको लेकर के। लेकिन ये यहाँ आया ना तो इसका दिल नहीं लगता था गजनी में। क्यों? क्योंकि अपने एक तो छोटा था, 13-14 साल की उम्र थी, और अपनी फैमिली वालों को छोड़ के आया था, अपने परिवार को छोड़ के आया था। तो लैंग्वेज, भाषा, सब कुछ क्या था? बिल्कुल डिफरेंट था। लेकिन ये लिखता है कि फिर 1021-22 में महमूद गजनवी ने भारत के पंजाब क्षेत्र पे आक्रमण किया। और जब मैं पंजाब पहुंचा तो मुझे वहां पे मेरा मन लगने लगा। इसलिए अल्ब्रुनी लगभग 13 साल तक भारत में रहा, और मुझे अच्छा लगने लगा, और मैंने वहां की हर जानकारी को लिखा और उसके बारे में बताया। ठीक है, उसके बाद अगला अगर हम लोग बात करें कि इसने अपनी जो किताब जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उसका नाम जो किताबुल हिंद था, उसको कब लिखा? 1030 के आसपास लिखा इसने इस किताब को। ठीक है, और इसकी मूल भाषा क्या थी अल्ब्रुनी की? फारसी, है ना। फारसी, जैसे आप मुगल काल को भी जब पढ़ोगे तो मैं पढ़ाऊंगी, तो फारसी क्या थी? मुगल दरबार की भाषा थी। तो स्पेशली इसका ओरिजिन कहाँ था इस भाषा का? वही उसी क्षेत्र से, मिडिल ईस्ट वाले क्षेत्र से। तो इसकी मूल भाषा क्या थी? फारसी। और इसके अलावा भी ये 6 भाषाओं का ज्ञाता था। ठीक है, फारसी को ऐड करके 6 भाषाएं, जैसे मैंने लिखा ना यहाँ पे, एक, ठीक है, दूसरी भाषा जो थी वो यूनानी, तीसरी जो थी वो संस्कृत, चौथी सीरियाई, पांचवी अरबी, और छठी क्या थी? उर्दू। तो इतनी भाषाओं का ज्ञानी खुद अकेले अल्ब्रुनी था। वो भारत आकर के ही संस्कृत को पढ़ा, इससे पहले संस्कृत नहीं जानता था, तो संस्कृत आकर के पढ़ा। और वो धीरे धीरे ऐसा माना जाता है कि जो है खड़ी बोली की तरफ बढ़ रहा था।
लेकिन तब तक उसकी मृत्यु हो जाती है। अगला जो हम लोग इसमें देखेंगे कि क्या चीजें थी और किस तरह से हुआ। उसके बाद हम लोग अगले इसकी बात करें कि इसमें क्या हुआ था, तो अगर इसकी विशेषता करें, ठीक है, ये विशेषता की किस किस चीजों का था, किन किन चीजों का था, तो हम लोग लिखते हैं इसकी विशेषता लिखते हैं। विशेषता किसकी, अल्बरूनी की विशेषता। तो हम देखेंगे एक तो खगोल विज्ञान, है ना, खगोल विज्ञान का जानकार था। दूसरी विशेषता अगर हम लोग देखें कि क्या थी, तो दूसरी विशेषता इसकी थी गणितज्ञ था एक बहुत बड़ा, है ना। गणितज्ञ का मतलब मैथमेटिशियन जिसको कहते हैं आप लोग। सॉरी, फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें, अगला चिकित्सा शास्त्र का जानकार था, चिकित्सा शास्त्र का जानकार था। उसके बाद अगली जो इसकी विशेषता थी वो साहित्य का जानकार था, है ना, साहित्य का जानकार था। तो इतनी सारी इसकी विशेषताएं थी, और बोला जाता है कि इसका किताबुल हिंद जो है वो लगभग 146 अध्याय में है। कहीं कहीं आपको ये भी मिलेगा कि इसने भारत में 146 किताबें लिखी, नहीं, किताबुल हिंद के ही अध्याय हैं जो कितने हैं, 146, 46 सॉरी। अध्याय है। कहीं आप अगर देखिएगा 146 किताबें, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा कि क्योंकि ये चीजें जो निकल के आती हैं कि कभी कभी विवादास्पद है कि अध्याय अलग था या किताबें अलग थी, लेकिन मोस्ट ऑफ द मोस्ट जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जैसे आप देखोगे इस समय के सबसे अच्छे इतिहासकारों में नाम आता है किसका, प्रोफेसर हबीब का। तो प्रोफेसर हबीब या नूरुल हसन हो गए, उन्होंने लिखा हुआ है कि 146 अध्याय थे, और वो अध्याय जो है वो सब्जेक्ट वाइज बटे हुए थे। तो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि कौन कौन से विषयों को लेकर के कितने अध्याय थे। तो 35 जो किताबें थी खगोल विज्ञान से थी, किससे, खगोल विज्ञान से जुड़ी हुई थी, या 35 अध्याय कह सकते हैं कि खगोल विज्ञान से जुड़ी थी। उसके अलावा 25 जो किताबें थी, जो अध्याय था वो ज्योतिष से जुड़ा हुआ था। मैंने बताया ना कि ये पहले भी क्या था, ज्योतिष था, तो ज्योतिष विज्ञान से जुड़ा हुआ था। उसके अलावा बोला जाता है कि यह 15 इसमें 15 गणित की किताबें थी, इसीलिए इसको बोला जाता है कि ये गणित का विशेषज्ञ था। और उसके अलावा 16 जो थी वो साहित्य से जुड़ी हुई किताबें थी, साहित्य यानी लिटरेचर से जुड़ी हुई किताबें थी, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें कि भारत के विषय में, ये भौगोलिक विवरण भी देता है, भारत की नदियां, सागर, महासागर, इन सब के बारे में चर्चा करता है, ठीक है। जैसे तीर्थी सागर वाला जो कॉन्सेप्ट है कि एक समय में क्या था, हमारे हिमालय की जगह पे तीर्थी सागर था, लेकिन दोनों प्लेटों के दबने से, उनके मलबा के गिरने से हिमालय का निर्माण हुआ, यही कहता है ना ज्योग्राफी। तो वो भी बोलता है कि वही एरिया क्या था, भारत का था, इसलिए ये सटीकता से प्रूफ होता है कि हाँ ये चीजें थी। तो इसने वो चीजें भी किया। इसके अलावा भारत के 4 बड़े प्रसिद्ध नगरों का उल्लेख करेगा। तो नगर कौन कौन से थे, एक तो लिखेगा कन्नौज, है ना, और ये सिद्ध भी होता है क्योंकि कन्नौज के लिए ही तो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। तो कन्नौज हर्षवर्धन के शासनकाल में, जस्ट लाइक पाटलिपुत्र यानी मगध, ठीक है। दूसरा जो राज्य का उल्लेख करेगा उसका नाम था पाटलिपुत्र, ठीक है, ये भी सही माना जाता है इसका कि हाँ उस समय में था। फिर तीसरा जो सबसे अच्छा जो ये मानेगा, अवध के क्षेत्र को बताएगा, और इसने अपनी पुस्तक में नेपाल को भी भारत का ही अंग बताया, ठीक है। तो ये इसकी खासियत थी। उसके अलावा हम लोग बात करें और इसकी क्या विशेषता थी इसकी किताब की, तो इसकी विशेषता ये थी कि ब्रह्मांड, उसके अलावा 12 राशियों के बारे में लिखा, है ना, राशियां थी ना, कुंभ, मेष, इस तरह की जो राशियां थी उसके बारे में लिखा। फिर इसके अलावा सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इन सब के बारे में लिखा। उसके अलावा हम लोग बात करें कि समय काल की गणना, ये लिखता है कि समय काल की गणना करने भारत के लोग जाते हैं। इसने किया नहीं, इसने बताया, क्या बताया अपने पुस्तक में कि भारत के लोग समय काल की गणना करने यानी कैलेंडर बना दिए। तो आपने पढ़ा ही कि
78 ईस्वी में कनिष्क जब आएगा तो वो पहला जो है संवत जारी करेगा और इस तरह की चीजें होंगी। तो जो आज भी भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर उसी पे आधारित है, इस तरह की घटनाएं होंगी। तो ये भी लिखा अपनी किताब में, ठीक है। उसके अलावा ये भी लिखा इसने कि ग्रहों पर मानव जीवन का क्या प्रभाव होता है, ग्रहों का मानव जीवन पे प्रभाव उसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि बोलता है कि ब्रह्मगुप्त के बारे में लिखता है कि वो थे और इस तरह की जानकारी भी ब्रह्मगुप्त के बारे में बताता है। फिर उसके अलावा बोलता है कि भारत के लोग सोना बनाने जानते थे, है ना, सोना बनाने जानते थे। तो मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को जब मैंने मौर्य पढ़ाया होगा तो उसमें बताया होगा कि मेगास्थनीज एक ऐसी चीटी का उल्लेख करता है जो खारिज्म के साइड में थी, जो उस समय क्योंकि भारत का ही भाग था, उज्बेकिस्तान वगैरह, तो बोलते हैं कि वो पहाड़ों को खोद करके चीटियां जो है वो सोना निकालने का काम करती थी, तो सोना बनाती थी, वो लोग सोना निकालती थी। तो वैसे ही बोल रहा है कि भारत के लोग सोना बनाना जानते हैं। अगला जो बोलता है कि भारत के लोग औषधि निर्माण जानते हैं, है ना। तो ये तो बिल्कुल ही सही था, क्योंकि औषधि चरक और इस तरह के जो विद्वान थे, या फिर आप इसमें महाजनपद काल में भी जीवक को देखेंगे, है ना, राजवैद्य था, तो इसका उल्लेख मिलता है। तो ये भी चीजें ये लिखता है अपनी किताब में, ठीक है। उसके अलावा बोला कि महिलाओं की स्थिति के बारे में अगर बोलता है अल्बरूनी, थोड़ा सा इसको जान लेते हैं हम लोग। क्या कहता है अल्बरूनी महिलाओं की स्थिति को, तो महिलाओं की स्थिति को बहुत अच्छा नहीं बताता है। बोलता है कि महिलाओं की स्थिति भारत में बहुत अच्छी नहीं थी, और अच्छी नहीं होने के पीछे कई सारे कारण थे। बोलता है अच्छी इसलिए नहीं थी क्योंकि यहाँ पे सती प्रथा था, सती प्रथा था, है ना, बाल विवाह था, है ना, पर्दा प्रथा थी, पर्दा प्रथा थी, ठीक है, विधवा पुनर्विवाह नहीं था, नहीं था, यानी विधवाओं को दोबारा विवाह करने की अनुमति नहीं थी। इन सब चीजों के बारे में चर्चा करता है। उसके अलावा एक और चीज बोलता है कि महिलाओं को संपत्ति का अधिकार नहीं था, महिलाओं को संपत्ति का अधिकार नहीं था। उसके अलावा एक और चीज बताता है यहाँ के ज्ञानी लोगों के बारे में, ठीक है। बोलता है कि भारत में बहुत सारे ज्ञानी लोग थे, और ज्ञानी लोगों की दुनिया बताता है कि यहीं से शुरू हुआ, लेकिन यहाँ के ज्ञानी लोगों ने अपने ज्ञान को क्या करके रखा, सीमित रखा, और ज्ञान को सीमित रखा तो उनका ज्ञान बढ़ा नहीं, प्रसारित नहीं हुआ। जैसे आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि ऋग्वेद के बाद से उत्तरवैदिक जब आएगा कि शूद्र और महिलाओं को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था, सिर्फ सुन सकते थे, छूने का भी अधिकार नहीं था। तो वो ज्ञान क्या हुआ, सीमित होता गया। एक समय मौर्य समय जब आएगा तो उन्हें सुनने का भी अधिकार नहीं था, वो भी खत्म, क्योंकि चांडाल की परछाई से भी लोग दूर भागते थे, है ना। तो आने वाले समय में उनको ज्ञान मिला भी नहीं, तो इसलिए भारत का ज्ञान बहुत ज्यादा प्रसारित नहीं हो सका। जो यहाँ के ज्ञानी वर्ग थे अपने ज्ञान को क्या किया, अपने पास ही सीमित रखे, इसलिए भारत का ज्ञान बहुत ज्यादा प्रसारित नहीं हुआ, जो कि कहीं ना कहीं वास्तविकता थी। तो ये इस तरह से अल्बरूनी के बारे में मैंने इतने सारे आपको पॉइंट और हाईलाइटेड की दे दी, कीवर्ड्स दे दिए, जिसकी सहायता से आप एक अच्छा आंसर राइटिंग अल्बरूनी के विवरण को लेकर के लिख सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ ही मैं आज का सेशन समाप्त करती हूँ। कल फिर मिलूंगी कुछ नई सुर्खियों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें और पढ़ाई करते रहें, और जल्दी से हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली खबरों की सूचना आपको सबसे पहले मिले और आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। थैंक यू क्लास, थैंक यू बच्चा।